Hello class. Now class, we are done with 8 lectures of a rotational motion. Now class, in the last 2 lectures, 7th and 8th lecture, we have started with the MCQs, and in the last lecture I have completed most of the MCQs. 8, 9 और 10 MCQs are left. वो आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड विद दैट विल कंप्लीट द चैप्टर. अब लास्ट टाइम हमने लेवल 6 पे स्टॉप किया था, क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31, एंड उसके प्रीवियसली हमने स्टॉप किया था क्वेश्चन नंबर 17 पे. वहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और 15 बाकी है. सो क्लास उसके बाद 18, 19, 20 ये सब बाकी है. सो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 18. स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 18. सो देखो क्लास, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है? 2 spheres each of mass m and radius r/2 are connected with a massless rod of length 2r as shown in the figure. What will be the moment of inertia of the system about an axis passing through the center on one of the sphere and perpendicular to the rod? So class, ये क्वेश्चन में हमको 2 स्पीयर दिए जिसका मास m है और रेडियस r/2 है, और उसको कनेक्ट किया है एक मासलेस रॉड से. सो ये 2 स्पीयर और वो रॉड मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं. सो वो सिस्टम का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑन वन ऑफ द स्पीयर्स एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड. सो देखते हैं क्लास कैसे सॉल्व करेगा क्वेश्चन को. अब ये सिस्टम में ऑब्जर्व करना क्लास. बोलो क्या क्या है? एक स्पीयर है, दिस इज द फर्स्ट स्पीयर, और एक स्पीयर है, दिस इज सेकेंड स्पीयर, एंड दिस 2 स्पीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ रॉड. सो सिस्टम में क्या क्या है? 2 स्पीयर और एक रॉड है. बट क्लास क्वेश्चन से इसके जो रॉड है ना, रॉड वो मासलेस है. मासलेस है, सो कैन आई से उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे ना, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकालने जाएंगे. सो बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास आएगा, मासलेस है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 0 ना. सो रॉड को हम सिस्टम से निकाल देते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि वो मासलेस है, ऐसा दिया गया है. सो अगर मैं रॉड को निकाल देता हूं, सो कैन आई से सिस्टम में कौन बच जाता है? 2 स्पीयर्स ना, और ये 2 स्पीयर मिलकर सिस्टम को बना रहे हैं. सो ये 2 स्पीयर से जो सिस्टम बनता है उसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. सो बोलो अब ये दोनों स्पीयर मिलकर जो सिस्टम बना रहे, कैन आई से इट इज अ डिस्क्रीट सिस्टम ना, बिकॉज द मास इज डिसकंटिन्यूअस. ये स्पीयर इधर है, इधर स्पीयर है, कैन आई से ये स्पीयर इधर है, ये स्पीयर इधर है, कैन आई से मास डिसकंटिन्यूअस है. कौन सा सिस्टम है? डिस्क्रीट. बोलो डिस्क्रीट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? हर एक इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके ऐड करना ना. सो बोलो ये सिस्टम में कितने बॉडीज है? 2 स्पीयर. वी आर कंसिडरिंग 2 स्पीयर्स. ये रॉड तो गया ना. सो ये 2 स्पीयर से अगर सिस्टम बनता है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट स्पीयर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकेंड स्पीयर. दिस विल गिव मी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम. अरे आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? चलो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं फॉर स्पीयर 2. अब क्लास हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करना है for an axis passing along the diameter of one of the sphere. हमको ये सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है फॉर एन एक्सिस पासिंग अलोंग द डायमीटर ऑफ वन ऑफ द स्पीयर. और हमको क्वेश्चन में डायग्राम में ये दिया है कि ये स्पीयर के डायमीटर के अलोंग ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, हमारा गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस पे सिस्टम घूमने वाला है. सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो सबसे पहले मैं स्पीयर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करता हूँ. Now can I say for sphere 2 जो गिवन एक्सेस ऑफ रोटेशन है, जो गिवन एक्सेस ऑफ रोटेशन है, वो गिवन एक्सेस फॉर स्पीयर 2 इज पासिंग अलोंग द डायमीटर एंड सेंटर ऑफ मास ना. It is passing along the diameter and center of mass. मतलब जो गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो किससे कोइंसाइड कर रहा है? उसके नेचुरल एक्सिस से. इट इज कोइंसाइडिंग विद द नेचुरल एक्सिस ना. सो द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास and along the diameter
दैट इज अलोंग द नेचुरल एक्सिस। सो बोलो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? कैन आई से द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू बी I2 इज गोइंग टू बी, बोलो जब सेंटर ऑफ मास से पास होता है अलोंग द डायमीटर होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 mr²। पर एक सेकेंड है यहाँ पे, ध्यान देना, देखो इसका रेडियस r नहीं है, r/2 है। सो यूजुअली यहाँ पे 2/5 mr² में r क्या होता है? रेडियस। बट इज द रेडियस हियर r? नो, इट इज r/2। सो r/2 का स्क्वायर, तो बोले कितना हो जाएगा? I2 विल बी 2/5 mr²/4। सो दिस बिकम्स mr²/10। दिस इज I2 लाइक दिस। चलो आगे, अभी मूव ऑन करते टू स्पीयर 1। फॉर स्पीयर 1 बोलो स्पीयर 1 के लिए भी गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, पर हमको स्पीयर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अलोंग दिस गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे फाइंड आउट करें? सो कैन आई से अभी ये स्पीयर 1 का अगर मैं नेचुरल एक्सिस ड्रॉ करूं जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होता है तो कुछ ऐसा होगा। ये क्या है? उसका नेचुरल एक्सिस है ना, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैन आई से दिस इज नेचुरल एक्सिस, दिस इज द ओरिजिनल एक्सिस जिसके अलोंग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। बट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए नहीं चाहिए, ये वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए चाहिए, क्योंकि ये मेरा गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बट कैन आई से द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पैरेलल टू द नेचुरल एक्सिस, is parallel to the original axis of rotation for the sphere, and they both the axis, can I say they both are separated by a perpendicular distance. They both are separated by a perpendicular distance. The given axis of rotation is parallel to the original axis of rotation, yes or no, and they are separated by a perpendicular distance. बोलो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? यू शुड नो। बोलो क्या यूज करेंगे हम लोग? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलो क्या होगा? I0 विल बी इक्वल टू IC प्लस MH²। यू कैन सी ना, ये उसका नेचुरल एक्सिस है, ये उसका ओरिजिनल एक्सिस है, ये उसका गिवन एक्सिस है। दोनों कैसा है? पैरेलल, सेपरेटेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो यू कैन नो, बोलो सो ये स्फीयर का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? I0, बराबर है। सो बोलो अब ये I0 होगा, और बोलो नेचुरल एक्सिस के अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? IC ना। ये स्फीयर के लिए नेचुरल एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? IC। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ये स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? I0, बिकॉज दिस इज सेंटर वाला एक्सिस एंड दिस इज अदर एक्सिस। सो ये एक्सिस के अलोंग ये स्फीयर का I0, ये एक्सिस के अलोंग ये स्फीयर का IC, बराबर है। और वो IC का फॉर्मूला क्या होता है? 2/5 mr², बट उसका भी रेडियस कितना है? r/2 m इंटू व्हाट इज h, 2r²। सो बोलो ये कितना हो जाएगा? दिस विल ऑल्सो बी, कैन आई से इसकी तरह आएगा mr²/10। और बोलो ये कितना है? 4 mr²। सो कैन आई से I0 इज गोइंग टू बी, I0 कैन बी रिटन एज I1 ना, क्योंकि फर्स्ट स्फीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I1। सो बोलो ये कितना हो जाएगा? 41 mr²/10। सो मुझे इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया ये एक्सिस के अलोंग, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया ये एक्सिस के अलोंग। सो बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम क्या होगा? I1 प्लस I2, जो कितना होगा? mr²/10 प्लस 41 mr²/10, जो कितना हो जाएगा? 42/10, विच इज 21/5 mr²। इफ यू सी दी ऑप्शन, कैन आई से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऐसे हम सॉल्व करेंगे। सो इसके लिए नेचुरल एक्सिस, द गिवन एक्सिस इज नेचुरल एक्सिस, उसके लिए द गिवन एक्सिस इज पैरेलल टू द नेचुरल एक्सिस। सो पैरेलल एक्सिस हियर सॉल्व हो गया। This is question number 18. I hope class this is clear with you. Next is class, moving on to question number 19, a very important question and a new variety of question. Understand करना भी क्या होगा?
फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m। मान लो पूरा एक सर्कुलर डिस्क है, पूरा एक सर्कुलर डिस्क है, इसका रेडियस कितना r है और इसका मास कितना 9m है। अ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 इज रिमूव्ड फ्रॉम द डिस्क। सो एक छोटा सा डिस्क इसमें से कट करके ऑफ रेडियस r/3 निकाल लिए। अ डिस्क ऑफ रेडियस r/3 is removed from the whole disk. The moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through O is very interesting question class. So अभी ये क्वेश्चन में हमको दिया क्या है कि पहले पूरा एक सर्कुलर डिस्क था, पूरा एक होल बॉडी था, होल डिस्क था, उसमें से इतना डिस्क कट करके निकाल लिया। सो जब डिस्क को कट करके निकाल लिया उसके बाद जो बॉडी बच जाएगा, रिमेनिंग बॉडी, वो रिमेनिंग बॉडी के लिए, वो रिमेनिंग डिस्क के लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए वो जो रिमेनिंग डिस्क है उसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या दिया है? द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर O। तो ये होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो बोलो ये डिस्क कौन से प्लेन में है? एक्स वाई ना। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है? उसके सेंटर ऑफ मास से ना भाई, यहां से पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास से। आई एम टॉकिंग अबाउट होल डिस्क का। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है? उसके सेंटर से। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है and it is along z-axis, the axis of rotation passing through center of mass of the whole disk along z-axis। so मुझे ये एक्सिस के along ऐसा रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है क्लास? आई होप यू आर गेटिंग दिस। सो भी अंडरस्टैंड करना कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्लास याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको पूछा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग बॉडी, इसका फॉर्मूला हमेशा होगा इट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी, ऑफ द फुल बॉडी माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव्ड पार्ट, minus moment of inertia of the removed part. A very important statement, a very important formula. Moment of inertia of the remaining body is moment of inertia of the whole body minus moment of inertia of the removed part. So अगर हमको remaining body का moment of inertia find out करना तो क्या करने का? पहले पूरे body का निकालने का, फिर जो आपने part निकाला है उसका moment of inertia निकालने का, दोनों को subtract करने का। You will get मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग बॉडी। सिंपल है। सो हम लोग ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ये डिस्क के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? सो कैन आई से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल डिस्क माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव्ड डिस्क। देखो कितना सिंपल हो गया अभी। सो चलो सबसे पहले फॉर होल डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करता है। सो बोलो फॉर होल डिस्क, ये पार्ट अभी तक कट नहीं किया है। फॉर होल डिस्क कैन आई से पूरे डिस्क के लिए एक्सिस कहां से पास हो रहा है? पूरे डिस्क के लिए, जब ये पार्ट भी इसके साथ ही है, पूरे डिस्क के लिए एक्सिस कहां से पास हो रहा है? passing through center of mass and perpendicular to plane। so बोलो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है डिस्क का? इट इज, कैन आई से इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क विल बी, इट इज mr²/2 ना। कितना होता है ये? mr²/2। बट यहाँ पे मास m नहीं है, 9m है। सो हो जाएगा 9mr²/2। ये हमको फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिल गया, ये वाला पार्ट मिल गया। अभी हमको ये कैलकुलेट करना है, अभी ये कैलकुलेट करना एक चैलेंज है।
इसका कैलकुलेशन एक चैलेंज होता है। सो देखो कैसे, उसका मेथड क्या होता है। नेक्स्ट इज फॉर रिमूव्ड डिस्क। कैसे होगा देखो, रिमूव्ड डिस्क के लिए बोले ये भी तो डिस्क ही है, ये भी क्या है, डिस्क है। अभी सबसे पहले तो मुझे डिस्क के लिए, रिमूव्ड डिस्क के लिए उसका रेडियस दिया है, कितना है, r/3 है। रेडियस कितना है, r/3। बट क्लास कैन आई से मुझे इसका मास नहीं पता है ना, आई डोंट नो द मास ऑफ द रिमूव्ड डिस्क। तो सबसे पहले तो मुझे रिमूव्ड डिस्क का, रिमूव्ड पार्ट का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्लास ऐसे क्वेश्चंस में रिमूव्ड पार्ट का मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंडरस्टैंड करना। हम हमेशा हेल्प लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ का, मास पर यूनिट एरिया का, मास पर यूनिट वॉल्यूम का। मतलब हम ये बॉडी के लिए कैलकुलेट करेंगे या तो मास पर यूनिट लेंथ, या तो मास पर यूनिट एरिया, या तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी। अगर रॉड है तो लीनियर ना, मास पर यूनिट लेंथ। अगर डिस्क है, रिंग है, सो एरियल ना, प्लेन में होगा ना भाई, 2D ऑब्जेक्ट है, सो क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया। अगर 3D ऑब्जेक्ट हुआ, 3 डायमेंशनल, सो मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो फॉर 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बोलो क्या होगा, हम लोग कंसिडर करेंगे मास पर यूनिट लेंथ। ध्यान देते रहना यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस, बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा आपको ये। m/l फॉर 2D, मास पर यूनिट एरिया m/a। For 3D, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा होगा। सो चलो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, बोलो ये क्या है, 2D ऑब्जेक्ट है ना, डिस्क है। सो मास पर यूनिट एरिया, ध्यान देते रहना यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। सो बोलो मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, कैन आई से इट इज गोइंग टू बी m/area। बोलो पूरे डिस्क की बात कर रहा हूं, ये दिस मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड फॉर द होल डिस्क। सो बोलो कितना होगा ये, कैन आई से फॉर द होल डिस्क एरिया कितना होगा, πr² ना, सर्कुलर है, सो पाई, उसका रेडियस कितना, कैपिटल R, πr², बराबर है। दिस इज मास पर यूनिट एरिया। सो नाउ मास ऑफ रिमूव्ड डिस्क हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी आपको समझ में आना चाहिए। सो मास ऑफ रिमूव डिस्क का फॉर्मूला होगा मास पर यूनिट एरिया, निकाला ना हमने, इनटू एरिया ऑफ रिमूव्ड डिस्क, है ना, हमको मास पर यूनिट एरिया पता है, इनटू द एरिया ऑफ द रिमूव डिस्क, तो क्या मिल जाएगा, मास ऑफ द रिमूव डिस्क। सो मान लो दिस इज m डैश, मैं इसको m डैश दे रहा हूं, तो बोलो कितना हो जाएगा, दिस विल बी m/πr²। और देखो यहाँ पे अभी अंडरस्टैंड करना, मैंने क्या ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कंसिडर किया मास पर यूनिट एरिया ना। सो ये किसके लिए, फॉर द होल बॉडी के लिए, मास पर यूनिट एरिया के लिए मैंने क्या लिया, होल बॉडी लिए। सो अगर अभी आप ध्यान दोगे तो देखो यहाँ पे मास m नहीं है, 9m है। सो हमको इसको कितना करना पड़ेगा, 9m। ये एक चीज़ हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे, दिस इज 9m बिकॉज द मास इज नॉट m, इट इज 9m ना। सो इट इज मास पर यूनिट एरिया, बोलो मास कितना, 9m। सो 9m/πr², 9m/πr², ये एक चीज़ हमको देखना है यहाँ पे, बिकॉज द मास इज 9m। बोलो आगे एरिया कितना हो जाएगा, बोलो एरिया ऑफ द रिमूव डिस्क कितना होगा, πr²। सो पाई इंटू रेडियस कितना है उसका, r/3, सो r²/9। सो दिस 9 इज गॉन, दिस πr² इज गॉन। सो बोलो m डैश किसके इक्वल आया, m के। तो देखो क्लास, पूरे डिस्क का मास कितना था, 9m, उसमें से रिमूव डिस्क का मास कितना आया, m, ये मिल गया हमको। समझ में आ रहा है क्लास। अब क्लास अंडरस्टैंड करना, चलो आई होप आपने ये इंफॉर्मेशन लिख लिया है। ये मैं अभी यहाँ पे आगे देखते क्या होगा। बोलो मास ऑफ द रिमूव डिस्क मिल गया मुझे, अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव डिस्क।
कहना ऐसे अगर आप ये डिस्क को देखते हो तो उसका सेंटर ये है ना, दिस इज द सेंटर. सो कहना ऐसे इसका नेचुरल एक्सिस कहाँ से पास होगा, उसके सेंटर ऑफ मास से. बोलो ये डिस्क के लिए उसका सेंटर ऑफ मास ये है, तो उसका नेचुरल एक्सिस कहाँ से पास होगा, उसके सेंटर ऑफ मास से एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो ऐसा ना, ये रिमूव्ड डिस्क का सेंटर ऑफ मास होगा और ये रिमूव्ड डिस्क के लिए जब यहां से एक्सिस पास होगा, सो ये रिमूव्ड डिस्क के लिए उसका नेचुरल एक्सिस होगा द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन विच इज अलोंग जेड एक्सिस. यस और नो, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है ना. ये बाबा ये पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास था, बट रिमूव डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये ना. तो अगर ये उसका सेंटर ऑफ मास है तो उसके लिए उसका नेचुरल एक्सिस ओरिजिनल एक्सिस कहां से पास होगा, उसके सेंटर ऑफ मास से एंड परपेंडिकुलर प्लेन. तो ऐसा. सो बोलो उसके नेचुरल एक्सिस के अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा. सो फॉर रिमूव्ड डिस्क if the axis is passing through center of mass and perpendicular, बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता कितना है डिस्क का. कैन आई से इट इज आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू ना. बोलो यहाँ पे मास कितना है, यहाँ पे मास तो एम डैश है, आर स्क्वायर बाई टू. इसका आर कितना है, आर बाई 3 है बाई 2. तो बोलो आई कितना हो जाएगा, एम डैश कितना है, एम बराबर ना मास ऑफ द रिमूव डिस्क इंटू आर स्क्वायर बाई 9, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18. ये मुझे मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव डिस्क अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास. बट याद रखो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग बॉडी किसके अलोंग चाहिए, अलोंग दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग. हमने रिमूव डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट किया है. हमको ये अभी देखो अंडरस्टैंड करना. बोलो रिमेनिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस के अलोंग चाहिए, ये एक्सिस के अलोंग. सो जिससे मैं फाइंड आउट कर रहा हूं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कौन से एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, यही सेम एक्सिस ना. अरे इसका अगर मुझे ये एक्सिस के अलोंग चाहिए तो इसका और इसका भी मुझे ये एक्सिस के अलोंग चाहिए होगा ना, तभी तो मुझे इसका मिलेगा ये एक्सिस के अलोंग. अरे इफ आई वांट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग बॉडी अलोंग दिस एक्सिस, मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ये एक्सिस के अलोंग ही कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ये एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट करना पड़ेगा. हमने ऑलरेडी इसका तो कर दिया है, बट इसका हमने ये एक्सिस के अलोंग नहीं किया है, हमने ये एक्सिस के अलोंग किया है. सो अभी हमको ये एक्सिस के अलोंग पता है बट ये एक्सिस के अलोंग नहीं पता है. बोलो ये एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट करना तो क्या यूज करूं, कैन आई से आई विल यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. कैन आई से the given axis of rotation is parallel, the given axis of rotation is parallel to the natural axis, the axis which is passing through center of mass, that is the original axis, and it is separated by a perpendicular distance. So मुझे ये एक्सिस के अलोंग पता है रिमूव डिस्क का, बट ये एक्सिस के अलोंग नहीं पता है. बट ये दोनों एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, दे आर सेपरेटेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बोलो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलो आई नॉट क्या होगा, आई सी प्लस एम एच स्क्वायर. सो ये रिमूव डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस क्या होगा, आई नॉट. अलोंग दिस एक्सिस कितना है, आई सी. सो सब्स्टिट्यूट किया तो बोले आई नॉट कितना हो जाएगा, आई सी कितना है एम आर स्क्वायर बाई 18 और बोले दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2r बाई 3 ना. सो एम इंटू 4r स्क्वायर अपॉन 9. तो बोले कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 18 प्लस ये देखो ये कितना हो जाएगा, कहना इसे दिस विल बी 4 ना, तो इसको डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा 8 एम आर स्क्वायर बाई 18 विच इज 9 एम आर स्क्वायर बाई 18 विच इज एम आर स्क्वायर बाई 2. सो मुझे ये क्या मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव्ड पार्ट, रिमूव्ड डिस्क बराबर ना अलोंग दिस एक्सिस. ये एक्सिस के अलोंग तो पता ही था, अभी ये एक्सिस के अलोंग मिल गया. सो मुझे इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस के अलोंग पता है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी ये एक्सिस के अलोंग पता है. सो कैन आई से आई कैन फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग बॉडी. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क इज बोलो
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल डिस्क कितना है 9 mr² माइनस रिमूव का कितना है mr²/2। इसको कैलकुलेट करने पे दिस विल बी, बोलो अगर मैंने ऐसे किया तो दिस विल बी 8 mr²/2। सो ये कितना आएगा 4 mr²। ये इसका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन ए 4 mr²। सो ये होगा इसका आंसर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन क्लास, क्वेश्चन नंबर 19। I hope class question number 19 is very much clear with you. Next is class moving on to question number 20. Another very important question. सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं क्लास ये सब। चलो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या दिया है। A thin uniform square lamina of side A is placed in the XY plane with its sides parallel to the X and Y axis and its center coinciding with the origin. So ऐसा कुछ सेटअप है, एक स्क्वायर लैमिना है, उसको एक्स वाई प्लेन में प्लेस कर दिया है सच दैट उसके साइड्स एक्स और वाई एक्सिस को पैरेलल है और स्क्वायर लैमिना का सेंटर ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। सो दिस इज द सेटअप। आई होप यू आर गेटिंग दिस सेटअप। नेक्स्ट बोला है इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस y इज इक्वल टू 2a एंड पैरेलल टू x एक्सिस is equal to its moment of inertia about an axis passing through a point on the x-axis at a distance of x equal to d and perpendicular to xy plane. The value of d is. So class अभी ये जो सेटअप है ना, ये जो स्क्वायर लेमिना है, इसके लिए दो एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया है और वो दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलावा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है वो इक्वल है। चलो सबसे पहले वो जो दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको इंडिकेट कर देते हैं। Let us show the axis of rotation. तो सबसे पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन जो दिया है वो ये है इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। तो मान लो ये पॉइंट से पास हो रहा है, ये पॉइंट से पास हो रहा है ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ y इज इक्वल टू 2a फ्रॉम दी ओरिजिन, जो भी डिस्टेंस है फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। सो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम दी ओरिजिन ये कितना है, दिस इज y इज इक्वल टू 2a, बराबर है, y एक्सिस के अलॉन्ग है ना। और बोलो इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। सो देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है लाइक दिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइक दिस। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऐसा। मान लो फर्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो फर्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में तीन इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहले तो इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 2a एंड इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फर्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अलॉन्ग ये सिस्टम घूमेगा, जिसके अलॉन्ग ये स्क्वायर लेमिना घूम सकता है, रोटेट कर सकता है, बराबर है। नेक्स्ट इज सेकेंड एक्सिस ऑफ रोटेशन का देखो इंफॉर्मेशन क्या है, एंड इज इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस x इक्वल टू d एंड परपेंडिकुलर टू xy प्लेन। सो सेकेंड एक्सिस ऑफ रोटेशन किस पे है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस। सो पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस, मान लो ये पॉइंट है ऑन द x एक्सिस और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया है d, दिया है d, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज d। समझ में आ रहा है। सो यहां से ये पॉइंट से एक्सिस पास हो रहा है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है d है एंड वो x एक्सिस पे, and it is perpendicular to xy plane. Perpendicular to xy plane मतलब क्या, it is along z axis, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज along z axis perpendicular to xy, मतलब ऐसा ना। सो ये सेकेंड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज सेकेंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पैरेलल टू ये along z axis perpendicular to xy plane
पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द ओरिजिन. ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. सो दिस इज द फर्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द सेकंड एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये दोनों के अलॉन्ग जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ना, मान लो इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I1 और इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I2. जब ये रोटेट करेगा, सो ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है कि I1 इज इक्वल टू I2. I1 इज इक्वल टू I2, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो अभी हमको ये डिस्टेंस डी कितना है वो पूछा है. चलो कैलकुलेट करते हैं. अभी अंडरस्टैंड करना. सबसे पहले क्लास, ये स्क्वायर लैमिना के लिए हमें कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? कैन आई से हमें वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जिसमें एक्सिस कहाँ से पास होता है? द एक्सिस पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर लैमिना. सो मान लो ये वाले एक्सिस पे है, ये वाले एक्सिस के अलोंग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है. स्क्वायर लैमिना हमने किया था ना केसेस में. स्क्वायर लैमिना के लिए हमको कौन सा एक्सिस ऑफ, कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. सो कैन एक्सिस का प्लेन क्या है? एक्स वाई ना. तो उसका जो नेचुरल एक्सिस है, जो एक्सिस के अलोंग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वो कहां से, किसके अलोंग पास होगा? जेड एक्सिस. किसके अलोंग पास होगा? जेड एक्सिस. सो उसका नेचुरल एक्सिस किसके अलोंग होगा? जेड एक्सिस. आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज पासिंग थ्रू व्हाट? सेंटर ऑफ मास. सब इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है. फॉर अ स्क्वायर लैमिना द एक्सिस व्हेन इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन. बोलो ये प्लेन है किसका? बॉडी का. तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ ना ऐसा, अलोंग जेड एक्सिस. बोलो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? IC is ma square by 6. I hope you remember this. For a square lamina, for an axis passing through center of mass. ये किसके लिए? स्क्वायर लैमिना के लिए. एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन. बराबर है, ये हमको पता है. अभी हमको इसके मदद से ये एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा और ये एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा फाइंड आउट करना है. अभी अंडरस्टैंड करना क्लास. चलो सबसे पहले I1 फाइंड आउट करते हैं. फॉर I1 देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है. ये सब कुछ आ जाता है यहाँ पे. एवरीथिंग इज यूज्ड हियर. बोलो अभी ये ऐसा, अगर मैंने यहाँ पे ना स्क्वायर लैमिना को यहाँ पे ड्रॉ किया ऐसा, अंडरस्टैंड करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. मुझे ये एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ रोटेशन को. ऐसा ये एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है. और बोलो ये किसके अलोंग है? कैन आई से दिस इज अलोंग जेड एक्सिस ना. ये किसके अलोंग है? अलोंग जेड एक्सिस. ऐसा लाइक दिस. मान लो अभी मैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन तो किसके अलोंग है? जेड एक्सिस ना. मान लो अभी मैं इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, दो एक्सिस ऑफ रोटेशन और कंसिडर करता हूं. वन अलोंग एक्स एक्सिस ऐसा, वन अलोंग एक्स एक्सिस ऐसा. सो बोलो ये भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बट ये किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस. और बोलो ये भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ना ऐसा. ये किसके अलोंग है? वाई एक्सिस. बराबर है. और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने कंसिडर की है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने कंसिडर की है, बोलो ये किसके अलोंग है? कैन आई से दिस इज अलोंग जेड एक्सिस. जेड एक्सिस के अलोंग जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जेड एक्सिस के अलोंग जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कैन आई से इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. And the axis of rotation along y axis and x axis
x axis and y axis. Can I say this? Both the axes are in the plane. So z axis is perpendicular to plane. X and y are in the plane. The axis of rotation along z axis is perpendicular to plane, and the axis of rotation along x and y are in the plane. और बोलो x एक्सिस भी बॉडी को वैसे ही कट कर रहा है और y एक्सिस भी बॉडी को वैसे ही कट कर रहा है. सो इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा Ix और इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा Iy, वो तो सेम ही होगा ना. देखो आप ऐसे करो या ऐसे करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास तो सेम रहेगा ना. तो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा? सेम. बोलो मुझे इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये रहा. बट इसके अलोंग नहीं पता है, इसके अलोंग नहीं पता है. बट जिसके अलोंग पता है वो परपेंडिकुलर प्लेन है, और जिसके अलोंग नहीं पता है वो दोनों एक्सिस इन द प्लेन है, वो दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द प्लेन है. बोलो जब भी ऐसा होता है हम लोग क्या यूज करते हैं? बोलो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग पता है हमको, इन द प्लेन वाले के अलोंग नहीं पता है. बोलो क्या यूज करते हैं? बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम. हर एक थियरम यूज होगा यहाँ पे. समझाना कि नहीं? समझा के नहीं आपको? हमको इसके अलोंग पता है, इसके अलोंग नहीं पता है. सो दिस इज परपेंडिकुलर प्लेन, दिस इज इन द प्लेन. जब भी ऐसा होता है हम लोग क्या यूज करते हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम सच दैट Iz विल बी इक्वल टू Ix प्लस Iy. पर ये दोनों तो सेम है ना. सो Iz कितना है? ma²/6. बोलो ये कितना होगा? Ix प्लस Ix ले लो, 2Ix. सो बोलो Ix कितना होगा? ma²/12. सो अभी देखो आपको ये एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये वाले एक्सिस के अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अलोंग दिस एक्सिस यू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अभी ये एक्सिस के अलोंग पता है, बट आपको ये एक्सिस में इंटरेस्ट नहीं, आपको ये एक्सिस में इंटरेस्ट है. बोलो ये भी कैसा है? अलोंग एक्स एक्सिस, और ये भी कैसा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. मतलब ये एक्सिस के अलोंग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना, बट ये एक्सिस के अलोंग नहीं पता है. बट कहना ऐसे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है. बोथ द एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर and they are separated by a perpendicular distance. Both the axes are parallel to each other and separated by a perpendicular distance. बोलो मैं क्या यूज करूंगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम ना. क्या यूज करूंगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखो सब अप्लाई हो रहा है. परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, सब है यहाँ पे. I0 इज इक्वल टू IC प्लस mh². कैन आई से इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेंटर ऑफ मास से पास ही हो रहा है ना. ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है क्या? कैन आई से दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. सो इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा? IC ना, दैट इज Ix ना. तो ये क्या होगा? Ix प्लस ये क्या है? M. बोलो H कितना है? 2a². बोलो ये कितना हो जाएगा? I1. अरे मुझे इसके अलोंग पता है ना जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, बट इसके अलोंग नहीं पता है जो सेंटर ऑफ मास से नहीं पास हो रहा है, कोई दूसरे पॉइंट से पास हो रहा है ना. बट दोनों एक्सिस कैसा है? पैरेलल, सेपरेटेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बोलो जब भी ऐसा होगा सो हम लोग क्या यूज करते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो बोलो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे? I1 क्या होगा? बोलो व्हाट इज Ix ma²/12. बोलो ये कितना होगा? दिस विल बी 4ma². सो बोलो ये कितना हो जाएगा भाई? अभी दिस विल बी I1 विल बी 49 ma²/12. ये मिल गया मुझे I1. क्या क्वेश्चन है क्लास? फॉर I2 बोलो मुझे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग पता है, मुझे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग चाहिए. बोलो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी किसके अलोंग है? जेड एक्सिस. ये भी किसके अलोंग है? जेड एक्सिस. ये कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से. ये कहाँ से पास हो रहा है? अदर पॉइंट से. सो देयर आर टू एक्सिस, वन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, वन पासिंग थ्रू अदर पॉइंट. बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, सेपरेटेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बोलो फिर से क्या यूज करूंगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो फॉर I2 I0 इज IC प्लस mh². यस और नो? बोलो I0 मतलब क्या? फ्रॉम द अदर पॉइंट ना. इज दिस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास? नो, फ्रॉम द अदर पॉइंट. सो I2 क्या होगा? I0 ना. एंड कैन आई से दिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. सो इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही क्या होगा? IC. सो दिस इज व्हाट
कैन आई से दिस इज एम ए स्क्वायर बाई 6 बराबर ना। ये एक्सिस के अलोंग क्या होगा आई सी, ये एक्सिस के अलोंग क्या होगा आई नॉट। सो आई सी इज इक्वल टू ये आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर एंड व्हाट इज आई नॉट आई टू ना, बोलो एम इंटू एच कितना है डी, दिख रहा है आपको डी, सो डी स्क्वायर। सो ये क्या मिल गया आपको आई टू। बोलो क्वेश्चन क्या कहता है आई वन इज इक्वल टू आई टू ना। सो अगर सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो जाएगा, बोलो दिस इज 49 एम ए स्क्वायर बाई 12 विच इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 6 प्लस एम डी स्क्वायर, ये एम एम कैंसिल, बोलो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 49 बाई 12 ए स्क्वायर, बोलो अगर इसका एलसीएम ले ले तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई 12 विच इज डी स्क्वायर, बोलो ये कितना हो जाएगा 47a स्क्वायर बाई 12 डी स्क्वायर। सो व्हाट इज डी, स्क्वायर रूट ऑफ 47 बाई 12 a, ये इसका आंसर होगा। दिस इज व्हाट ऑप्शन बी। क्लास देखो चैप्टर में जो भी सीखा ना सब अप्लाई कर दिया है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सब कुछ अप्लाई करके सॉल्व किया यहाँ पे। बराबर से क्वेश्चन को देखना, बराबर से अंडरस्टैंड करना, बराबर से सॉल्व करना, दिस इज समथिंग विच इज वेरी अमेजिंग। सो दिस इज व्हाट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। आई होप क्लास दिस इज वेरी मच क्लियर विथ यू। नेक्स्ट इज क्लास मूविंग ऑन टू टाइप 3 that is based on moment of inertia of ring, disc and rod. So starting with question number 21. Now question number 21 says two circular loops P and Q are made from a given sample of uniform wire. So in this question 21 there are two loops made from the same wire. So if this is loop P and this is loop Q. Now the relation for them is given as the radius of P is R and the radius of Q is NR. So here radius of P is R and radius of Q is NR. This information is given to us. Next is if the moment of inertia of Q is 4 times that of P. So IQ is 4 times moment of inertia of P. So IQ upon IP is 4. This is given to us. So next will be the value of NS. So हमको ये N का वैल्यू फाइंड आउट करना है। Now class अंडरस्टैंड करना, सी हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन दिया है, हमको रेडियस का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सब देखो हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे। सबसे पहले तो अगर मैं रेशियो लिया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ Q एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ P का, सो IP अपॉन IQ विल बी, कैन आई से ये दोनों सर्क्यूलर लूप है ना, दिस बोथ आर सर्क्यूलर लूप। सो सर्क्यूलर लूप मतलब क्या, इट इज गोइंग टू बी ए रिंग। सो यहाँ पे हमारा जो बॉडी है जो रोटेशनल मोशन करने वाला है, कैन आई से इट इज रिंग। अब क्लास कैन आई से रिंग के लिए, ये दोनों लूप के लिए हमको एक्सेस ऑफ रोटेशन दिया नहीं है, द एक्सेस ऑफ रोटेशन इज नॉट गिवन। सो कैन आई से बाय डिफॉल्ट हम कौन सा एक्सेस कंसिडर करेंगे, द एक्सेस विच विल पास थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, उसका नेचुरल एक्सेस ना। सो एक्सेस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसा होगा। सो क्लास इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फॉर अ रिंग फॉर एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन इज mr²। ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो कैन आई से क्लास दोनों भी रिंग है ना, सो अगर दोनों के लिए सब्स्टिट्यूट किया तो कैन आई से IP IQ दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होगा mr²। सो IP क्या हो जाएगा MP RP² एंड IQ विल बी MQ RQ², ऐसा होगा। सो क्लास अभी IP अपॉन IQ क्या होगा, IP अपॉन IQ विल बी 1/4 एंड कैन आई से यहाँ पे MP अपॉन MQ ऐसी रहेगा इंटू RP इज R एंड दिस इज NR और ये क्या है स्क्वायर है, ऐसा बराबर है। सो क्लास अभी हमको यहाँ पे ना दोनों के मास का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है,
द इंफॉर्मेशन फॉर मास इज नॉट गिवन। सो देखो अभी हम लोग इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मास कैसे निकालते हैं। नाउ सी क्लास, ये दोनों सर्कुलर लूप को ऐसे एक वायर से बनाया गया है कि एक वायर था, वो वायर को बेंड किया और दो लूप बनाए, दैट इज सर्कुलर लूप P एंड सर्कुलर लूप Q। सो कैन आई से इन टर्म्स ऑफ वायर, बोलो ये दोनों जो लूप है वो सेम वायर से बनाए ना, तो कैन आई से अगर सेम वायर से बनाए सो आई कैन इक्वेट द डेंसिटी ना, मतलब दोनों का डेंसिटी विल बी सेम। सी वायर सेम है, मटेरियल सेम है दोनों लूप के लिए, तो क्या सेम होगा? डेंसिटी। अब यहां पे हम कौन सा डेंसिटी कंसीडर करेंगे? बोलो वायर है तो ये इन टर्म्स ऑफ लेंथ होगा, दिस वायर विल बी इन टर्म्स ऑफ लेंथ, सो मैं डेंसिटी भी कंसीडर करूंगा इन टर्म्स ऑफ लेंथ, दैट इज लीनियर डेंसिटी। सो यहां पे जो डेंसिटी होगा दैट विल बी लीनियर डेंसिटी, सो दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। वंस अगेन अंडरस्टैंड करना, क्वेश्चन सेज द टू लूप्स आर मेड फ्रॉम द वायर। सो एक वायर था, स्ट्रेट वायर, उसको बेंड करके दो सर्कुलर लूप बनाए। सो कैन आई से फॉर बोथ द सर्कुलर लूप द वायर इज द सेम, द मटेरियल इज द सेम। सो ये दोनों लूप के लिए क्या सेम होगा? डेंसिटी। बट हम वायर का बात कर रहे हैं, सो वायर किसके टर्म्स में होता है? इन टर्म्स ऑफ लेंथ। सो यहां पे हम जो उसका डेंसिटी कंसिडर करेंगे दैट विल बी लीनियर डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। क्लास अगर यहाँ पे एक 3D ऑब्जेक्ट होता सो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता, बट यहाँ पे एक ऐसा एक 1D ऑब्जेक्ट है ना, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, एक वायर है, इससे मैंने क्या कंसीडर किया? मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि उसके पास क्या होगा? लेंथ होगा। यस और नो? सो नेक्स्ट अभी बोलो मास पर यूनिट लेंथ है और यहाँ पे यही वायर को किस में कन्वर्ट किया है? दिस वायर इज कन्वर्टेड इनटू सर्कुलर लूप। सो कैन आई से इसका सर्कमफरेंस होगा ना, सो लेंथ किसके इक्वल होगा? 2 पाई आर। जब ये वायर को मैं बेंड करके सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा सो कैन आई से L विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। सो अभी L का वैल्यू क्या है? 2 पाई आर। सो एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा? M अपॉन 2 पाई आर। अभी हमने क्या कहा है कि लीनियर डेंसिटी ऑफ P विल बी इक्वल टू लीनियर डेंसिटी ऑफ Q, क्योंकि बोथ आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल। इफ द मटेरियल इज सेम, लीनियर डेंसिटी विल बी सेम। सो इफ आई इक्वेट दिस, कैन आई से दिस विल बी MP अपॉन 2 पाई RP and this will be MQ upon 2 pi RQ. This 2 pi will cancel out, so can I say MP upon MQ will be what? Can I say this is going to be RP upon RQ, which will be R upon NR. So this RR will cancel out, this will be 1 by N. So बोलो मुझे MP upon MQ का रेशियो मिल गया। So now if I substitute here, ये मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, सो कैन आई से क्या हो जाएगा? 1/4 विल बी, बोलो MP बाई MQ क्या होगा? 1/n, एंड दिस R² विल कैंसल आउट, दिस विल बी 1/n²। सो कैन आई से 1/4 इज 1/n³। सो n क्या हो जाएगा? 4/1/3। ये इसका आंसर होगा। सो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन B। सो इस तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 21। दिस इज समथिंग, जब भी हमको मटेरियल सेम बोला होता है, वेन एवर द मटेरियल सेम फॉर बोथ द वायर, फॉर बोथ द बॉडीज, ऑलवेज अंडरस्टैंड डेंसिटी विल बी सेम। एंड आपको ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना वो कैसा है, कि वो इन टर्म्स ऑफ लेंथ है, इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, और उसके हिसाब से उसका डेंसिटी कंसिडर करना होता है। या दे आर टॉकिंग अबाउट वायर, सो वी हैव कंसिडर लीनियर डेंसिटी। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 21 इज वेरी मच क्लियर विथ यू। Next is class, moving on to question number 22. Now class, question number 22 says, the moment of inertia of a solid sphere along its diameter is I. It is then casted into 8 small identical spheres. What is the moment of inertia of the smaller sphere about its diameter? The moment of inertia of a solid sphere along its diameter is I. So class, initially ना ऐसा एक solid sphere है, ऐसा एक like this. If I consider कि ये ऐसा solid sphere है, for this particular solid sphere, बोलो इसका जो एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रहा है? along its diameter, मतलब उसका नेचुरल एक्सिस ना, like this one, ऐसा। So ये उसका नेचुरल एक्सिस है।
सो इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई. नाउ सी अलोंग द नेचुरल एक्सिस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये जो आई का वैल्यू होता है वो कितना होता है 2/5 mr². वी नो दिस ना. इसका मास हमने कंसीडर किया है एस एम और इसका रेडियस मैं कंसीडर कर रहा हूं एस आर. ऐसा सो लाइक दिस, ये ऐसा है. सो क्लास ये हमको वैल्यू पता है ना उसके नेचुरल एक्सिस के अलावा. अब नेक्स्ट इज क्या बोला है, इट इज देन कास्टेड इनटू 8 स्मॉल आइडेंटिकल स्पीयर्स. सो देखो ऐसा, अभी इसको क्या किया है, इसको है ना मान लो ऐसा एक सॉलिड स्पीयर था मेटल का. सो इसको है ना ऐसा बोल सकते हैं कि मेल्ट किया है, फिर मेल्ट करने के बाद इसी पर्टिकुलर सॉलिड स्पीयर से 8 स्मॉल स्पीयर्स को बनाया है. मतलब इसी को कास्ट किया है इनटू स्मॉल 8 स्पीयर्स, इसी से 8 छोटे स्पीयर्स बनाए. सो इसको कन्वर्ट किया है 8 छोटे स्पीयर्स में. ऐसा अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे 1, दिस इज 2, 4, ऐसा लाइक दिस. अब देखो ये ना आइडेंटिकल स्पीयर्स है, आइडेंटिकल स्पीयर्स है मतलब सबके लिए मास और रेडियस कैसा होगा, सेम. बोलो टोटल मास कितना है m. सो फॉर 1 स्मॉल स्पीयर, बोलो अगर आइडेंटिकल स्पीयर है तो 1 स्मॉल स्पीयर के लिए मास कितना होगा, m डैश विल बी व्हाट, m/8 ना. कितना होगा m/8, यस और नो. अब क्लास इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको इसका रेडियस नहीं पता है, वी डोंट नो द रेडियस ना. यस और नो. जब इसको ये छोटे स्पीयर्स में कन्वर्ट किया, सो हर एक छोटे स्पीयर का रेडियस कितना है, सबका रेडियस सेम ही होगा, बट हर एक छोटे स्पीयर का रेडियस कितना ये हमको नहीं पता. मास हमको समझ में आ जाता है ना, ये टोटल मास m था, उसको 8 पीसेस में कन्वर्ट किया, 8 इक्वल पीसेस में. सो फॉर one particular piece, for one particular small sphere, the mass is going to be m/8. बट ये कितने रेडियस का बनाया है वो थोड़ी हमको पता है. सो अभी रेडियस कैसे फाइंड आउट करें, कैन आई से दोनों के लिए इन बोथ द केसेस, इनिशियल एंड फाइनल, बिफोर एंड आफ्टर के लिए क्या सेम है, मटेरियल सेम है ना, मटेरियल इज सेम. बोलो अभी बताया था मैंने आपको, अगर मटेरियल सेम हो तो क्या सेम होगा, डेंसिटी सेम. बोलो यहां पे मैं कौन सा डेंसिटी लूंगा, कैन आई से आई विल कंसीडर डेंसिटी एज वॉल्यूम डेंसिटी. ये जो डेंसिटी होगा वो किसके टर्म्स में होगा, वॉल्यूम डेंसिटी. वाई, 3D ऑब्जेक्ट है ना, स्फीयर के पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है. सो आई विल कंसीडर वॉल्यूम डेंसिटी. और वॉल्यूम डेंसिटी क्या होने वाला है, कैन आई से इट इज गोइंग टू बी मास अपॉन वॉल्यूम. और स्फीयर है ना, सो मास अपॉन वॉल्यूम. बोलो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr². सो हम क्या कंसीडर करेंगे, इनिशियल के लिए डेंसिटी को लेते हैं ρ1, फाइनल के लिए डेंसिटी को लेते हैं ρ2. सो आई एम कंसिडरिंग ρ1 is equal to ρ2. What is ρ1? Density of this whole sphere. And what is ρ2? ये 8 स्पीयर में से हर एक का डेंसिटी ρ2 होगा ना, हर एक का डेंसिटी सेम होगा. उसमें से एक स्पीयर का, एक छोटे स्पीयर का डेंसिटी मैंने लिया है, दैट इज ρ2. सो ρ1 is the density of the large sphere and ρ2 is the density of one of the small sphere. हर एक का डेंसिटी सेम ही है, मैं सिर्फ एक ही ले रहा हूँ. अरे एक का निकाला, बाकी सबका सेम ही है ना यार. सो आई विल कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ 1 और बाकी सबका मिल जाएगा. सो बोलो यहाँ पे क्या होगा, सो ρ1 इज इक्वल टू ρ2. ρ1 फॉर द होल स्पीयर, ρ2 वन ऑफ द स्पीयर. हर एक का डेंसिटी से मैंने एक ही स्पीयर लिए. सो बोलो कितना हो जाएगा, दिस विल ρ1 विल बी व्हाट, कैन आई से इट इज गोइंग टू बी मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज 4/3 πr². इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है. बोलो इसमें क्या होगा, m डैश अपॉन 4/3. कैन आई से दिस विल बी स्मॉल r². मैं एक छोटे स्पीयर का रेडियस कंसिडर कर रहा हूं एज स्मॉल r. क्या कंसिडर कर रहा हूं एज स्मॉल r. सो कैन आई से दिस 4/3 π, 4/3 π कैंसिल. बोलो ये कितना है, दिस इज m अपॉन r², दिस इज m डैश अपॉन, बोलो यहाँ पे m डैश का वैल्यू कितना है, m डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता तो ये कितना हो जाएगा, m/8. सो बोलो m/8 स्मॉल r³. सो बोलो ये m कैंसिल,
कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी वॉट, यहाँ पे आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब विल बी कैपिटल आर क्यूब अपॉन 8. सो आर कितना हो जाएगा, आर बाई 2 ऑन टेकिंग द क्यूब रूट, येस और नो. सो स्मॉल आर इज आर बाई 2. सो हर एक यहाँ पे जो छोटा स्पीयर फॉर्म हुआ है वो सब का रेडियस कितना है, आर बाई 2. एवरी पर्टिकुलर स्मॉलर स्पीयर हैज आर बाई 2, रेडियस आर बाई 2. सो नेक्स्ट हमको बोला व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्पीयर अबाउट इट्स डायमीटर. सो बोलो हमको एक का, अब ये छोटे स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. हमको एक ही का बोला है, बोलो बाकी सबका तो सेम ही होगा ना. सो दे आर आस्किंग अस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्पीयर अबाउट इट्स डायमीटर. तो ये अगर मैंने स्मॉलर स्पीयर लिया है यहाँ पे अबाउट इट्स डायमीटर ना, लाइक दिस, यस और नो, सेम ही है. सो बोलो इसका रेडियस कितना है, आर बाई 2, और इसका मास कितना है, m बाई 8. बोलो अबाउट इट्स डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर होता है ना, पर यहाँ पे मास कितना है, m डैश, और r स्क्वायर, तो यहाँ पे r कितना है, स्मॉल r. सो बोलो I कितना होगा, 2/5, ये हो जाएगा m बाई 8 इंटू वॉट इज स्मॉल r बाई 2 का स्क्वायर, बराबर है. सो ये कितना हो जाएगा देखो, नाउ कैन आई से दिस इज 2/5 mr स्क्वायर अपॉन, बोलो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 32. यस और नो, 8 इंटू 4 विल बी 32. मान लो मैं इसको आई डैश कंसिडर करूँ, आई डैश, इसको आई डैश ले लेते हैं. सो टेल मी, अब ये 2/5 mr स्क्वायर कितना है, आई ना, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लार्जर स्पीयर. सो कैन आई से आई डैश कितना होगा, I by 32. I dash is I by 32. I dash is I by 32. I dash is I by 32. So देखो ऐसा कभी भी ऐसा कट किया, कभी भी ऐसा स्मॉलर कंसिडर किया, कभी भी ऐसा रिंग बनाया, एक बड़े स्पीयर से छोटा स्पीयर बनाया, ऐसे जितने भी केसेस होता है उसमें सब डेंसिटी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और फिर जो न्यू फॉर्म हो रहा है उसका क्या होगा, रेडियस क्या होगा, मास, ये सब फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है. This is the way we solve the questions. So this is question number 22. I hope question number 22 is very much clear with you. With this we complete type 3. See now this particular same question is given in level 1 also. मैं आपको question का information दे देता हूँ. That question is question number, if you see question number, give me 1 second. हाँ, क्वेश्चन नंबर 71, लेवल 1 का 71 भी सेम है. एक्चुअली मैं लेवल 2 का ही क्वेश्चन होना चाहिए, वहाँ पे डाल दिया है, बट यू कैन अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 71 ऑफ लेवल 1 इज सेम आंसर आता है, I by 32. सो ऐसे ही सॉल्व करना है. सो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व. आई होप यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अ क्लास. सो दिस कंप्लीट्स टाइप 3. आई होप दिस इज क्लियर विथ यू. रिमेंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 13, 15 ये बाकी था. And we had completed up to question number 17. So 18 से जो questions है that are left. चलो starting with question number 13 ना, start करते हैं with question number 13. Now see class, question number 13 says a particle is moving in a circular path of radius a with a constant velocity v as shown in the figure. The center of the circle is marked by C. The angular momentum from the origin O can be written as. सो क्लास यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है, और उसका रेडियस कितना दिया है, ए दिया है. सो दिस रेडियस इज गिवन एज ए, है ना, रेडियस है ये ए, और पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, कि उसका वेलोसिटी कैसा कांस्टेंट है, स्पीड कैसा कांस्टेंट है, एज शोन इन द फिगर. द सेंटर इज मार्क्ड बाय सी. तो ये क्या उसका सेंटर है. द एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम द ओरिजिन, the angular momentum from the origin O can be written as. So class, हमको यहाँ पे पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, द पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो मान लो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है ऐसा, दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, बराबर है कि नहीं है, हेलो.
सो यहाँ से हमको पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अभी डायग्राम में हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है, उसके रिस्पेक्ट से हम लोग यहाँ पे पॉइंट लेते। मान लो जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है वो यहाँ पर है, समवेयर हियर, ऐसा। दिस इज पार्टिकल P परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। सो बोलो ये पार्टिकल के पास क्या होगा, सर्कुलर मोशन जो पार्टिकल करता है उसके पास क्या होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है ना, ऐसा। सो इट विल हैव अ टेंजेंशियल वेलोसिटी लाइक दिस, ऐसा, बराबर है। ये उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा v। यस और नो? और बोलो सेंटर से हम क्या करेंगे, रेडियस ना, दिस इज व्हाट, रेडियस वेक्टर, ऐसा r बार। यस और नो? सो दिस इज r बार, दिस इज v बार, लाइक दिस। सो ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, ये एंगल कितना होता है 90, ये सब तुमको पता है। चलो अभी आगे बात करते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं। हमको बोला है कि ये पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करो विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O विथ रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जर्वर। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये पॉइंट से मुझे एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है पॉइंट P का। सो क्लास अभी अंडरस्टैंड करना, नॉर्मली जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है सो हमने वो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या लिखा है, फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन द एंगुलर मोमेंटम इज गिवन एज mvr ना। यहां पे एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होता है वो बता रहा हूं मैं सबसे पहले आपको। When a particle is performing circular motion, uniform circular motion, the angular momentum is given by L is equal to mvr, ये हमने सीखा है। बट ये एंगुलर मोमेंटम mvr कब होता है, when we talk with respect to the center। मतलब अगर ऑब्जर्वर यहां पे होता, यहां पे सेंटर पे होता और ये पार्टिकल को देख रहा होता सर्कुलर मोशन करते हुए, if the particle is performing circular motion and the observer is at the center of the circle, और अगर वो यहां से ऑब्जर्व करता है पार्टिकल को, सो कैन आई से ये v बार होता, सो कैन आई से ये mv बार होता मोमेंटम, ऐसा। और ये उसका लाइन ऑफ एक्शन के साथ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता, सो mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mvr। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। यस और नो? ये कब होता, अगर ऑब्जर्वर कहां पे होता, सेंटर पे। इफ द ऑब्जर्वर वाज एट द सेंटर, इफ यू रिमेंबर हमने सर्कुलर मोशन का जब L इक्वल टू mvr निकाला था तो उसमें देखो हमने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सेंटर को लिया था। बट यहां पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सेंटर नहीं है, यहां पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है ओरिजिन। और ये वो जो ओरिजिन का पॉइंट है वो यहां पर है, हियर इट इज। सो इसके रिस्पेक्ट से मुझे फाइंड आउट करना है क्या, एंगुलर मोमेंटम। Yes or no? This is the way I have to do it. So सबसे पहले मैं इसके लिए क्या करूँगा, What will I do here? सबसे पहले मैं इसके लिए पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा यहाँ पे। Yes or no? I will show the position of this point P with respect to the origin ना, like this। ये ऐसा। So ये पोजीशन है, ये पोजीशन है। So देखो ये तो R है, R रेडियस, that is fine। ये R है, मान लो मैं इसको कैपिटल R ले लेता हूं, सॉरी रेडियस का वैल्यू तो चलो यहाँ पे दिया हुआ है, A दिया हुआ है, ये रेडियस है ना भाई, दिस इज A। हमको R वगैरह लेने का जरूरत ही नहीं है, रेडियस कितना दिया है A, तो ये तो A ही है ना, दिस इज रेडियस, रेडियस A है। बोलो अभी ये जो मैंने पोजीशन बताया था वो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर था, बट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर यहाँ पे बात ही नहीं करना है, यहाँ पे बात करना विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो कैन आई से नाउ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दिस इज द पोजीशन वेक्टर। सो ये क्या है, R बार। दिस इज द पोजिशन वेक्टर विच शोज द पोजिशन ऑफ द पॉइंट P। और ये एंगल हमको दिया हुआ है, दिस एंगल इज थीटा। सो बोलो इसके रिस्पेक्ट से मुझे अभी क्या फाइंड आउट करना है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में होगा, बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम and point of observation, this is the point of observation। so line of action क्या है इसका, ये है ना line of action, this is the line of action, ये line of action।
बोलो अभी मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, बराबर है, आई वॉन्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सब क्लास अंडरस्टैंड करना, या तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, बराबर है, इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, या तो मैं ये कर सकता हूं कि इसको ऐसे ही रहने दो, लेट दिस बी लाइक दिस ओनली, लेट दिस बी लाइक दिस ओनली। कैन आई से मैं यहां पे v को भी रिजोल्व कर सकता हूं? अरे ये तो एक तरीका है ही कि ये लीनियर मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन लो और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो फ्रॉम द ओरिजिन। सो लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे एंगुलर मोमेंटम दे देगा। और एक तरीका है ना, क्या, ये r को ऐसे ही रहने दो, ये r को ऐसे ही रहने दो, किसको रिजोल्व करो, v को, किसको रिजोल्व करो, v को। बताया था ना मैंने आपको, या तो आप r को रिजोल्व कर सकते हो या तो आप v को रिजोल्व कर सकते हो। r को रिजोल्व करते हो तो ये फॉर्मूला आता है, बराबर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, r sin थीटा ना। बट जब आप v को रिजोल्व करते हो तो r वैसे ही रह जाता है, कौन रिजोल्व होता है, v। सो यहां पे आप v को भी रिजोल्व कर सकते हो। चलो मैं वो मेथड यूज करता हूं, v को रिजोल्व करने वाला और आसान हो जाएगा हमारे लिए। सो दिस इज वन ऑफ द वे, इससे भी आ सकता है पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हम लोग v वाला मेथड यूज करते हैं कि v को रिजोल्व करने वाला। आई होप यू रिमेंबर द थिंग। सो अब देखो मैं यहां पे v को रिजोल्व करता हूं। सो बोलो v कैसे रिजोल्व होगा, v विल बी रिजोल्व लाइक दिस। देखो यहां पे बराबर ध्यान से देखना, बोलो एंगल कितना है, थीटा है, दिस एंगल इज व्हाट, थीटा। अभी ध्यान देना, बोलो ये क्या है, a है, ये क्या है, a है। बोलो ट्राइंगल के दो साइड सेम है, दिख रहा है ट्राइंगल आपको, ट्राइंगल के दो साइड सेम है, बनने पे कौन सा ट्राइंगल हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। बोलो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये यार समझना चाहिए आपको ये सब, ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी ना। सो दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, यस और नो। बोलो अभी देखो मैं इसको रिजोल्व कैसे कर रहा हूं, मुझे ये r बार के रिस्पेक्ट से इसको रिजोल्व करना है। सो देखो ऐसे रिजोल्व करूंगा मैं इसको, लाइक दिस। ये ऐसे रिजोल्व होगा, लाइक दिस। समझ में आ रहा है क्लास? तो ऐसे ले लो भाई, ऐसे ऐसे, बस ऐसे रिजोल्व होगा। सच जब ड्रॉ करोगे तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बनेगा ना यहाँ पे, दैट इज फाइन। तो बोलो ये क्या होगा, कैन आई से नाउ, अंडरस्टैंड करना। बोलो ये थीटा है, ये थीटा है, दिख रहा है आपको, ये एंगल 90 है, दिस एंगल हियर इज 90। ये लाइन और ये लाइन, ये ब्लू वाला देखो, ब्लू वाला, ब्लू वाला, ये लाइन और ये लाइन, ये एंगल पूरा कितना 90 है, ये थीटा है। सो बोलो ये कितना होगा, कैन आई से दिस विल बी 90 माइनस थीटा। अरे यार ये लाइन और ये लाइन के बीच में एंगल कितना है, थीटा, सॉरी ये लाइन और ये लाइन के बीच में एंगल कितना 90 है, उसमें से ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये कितना बच गया, 90 माइनस थीटा, बराबर है ये। हेलो समझ में आ रहा है आपको? सो देखो अभी देखो, देखो देखो ये रेड वालों को देखो, रेड वालों को, ये रेड वाला, ये रेड वाला, ये रेड वाला, ये रेड वाला, उसके बीच में एंगल कितना 90 है, उसमें से ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है। सो बोलो ये एंगल कितना होगा, थीटा। ये एंगल कितना होगा, थीटा। दो 90 90 का प्रॉपर्टीज हो रहा है, दो जगह एंगल 90 है। देखो ये ब्लू वाला, ब्लू वाला एंगल 90, उसमें से ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। फिर रेड वाले को देखो, रेड वाले को देखो, उसमें से ये एंगल 90 माइनस थीटा। तो बोलो ये कितना हो जाएगा, थीटा। इट इज एज सिंपल एज दैट। आई होप यू आर गेटिंग दिस। सो बोलो अभी ये कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी व्हाट, v cos थीटा। बोलो ये क्या हो जाएगा, v sin थीटा। यस और नो, v cos थीटा, v sin थीटा। अभी हम एंगुलर मोमेंटम को क्या लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। अब देखो मुझे बताओ, अगर इसका यहां पे मास m है, सो यहां पे लीनियर मोमेंटम कितना होगा, mv cos थीटा। कैन आई से ये जो v cos थीटा कंपोनेंट होगा वो यहां पे घूमने वाला इफेक्ट देगा ना, टर्निंग इफेक्ट देगा। अरे विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कौन होगा, v sin थीटा होगा कि v cos थीटा होगा, जो टर्निंग इफेक्ट देगा। कैन आई से टू v cos थीटा। सो आपको वो कंपोनेंट लेना है जो टर्निंग इफेक्ट दे।
सी हमारे एक्चुअल केस में v sin थीटा देता है, बट वो कंडीशन ना, वो एक्चुअल कंडीशन जनरल, ये तो एक स्पेशल केस है ना जिसमें कौन दे रहा है v cos थीटा। सो आपको वो कंपोनेंट लेना है जो टर्निंग इफेक्ट दे रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोले यहाँ पे कौन दे रहा है v sin थीटा, v cos थीटा, इट इज v cos थीटा, v cos थीटा इज गोइंग टू गिव द टर्निंग इफेक्ट, है ना भाई। ऐसा होगा ना, ये ऐसा ना ऐसा, ये r बार v बार r बार v बार r बार v बार, टर्निंग इफेक्ट ना r बार v बार, ऐसा होगा। सो हु इज गिविंग द टर्निंग इफेक्ट हियर? टर्निंग इफेक्ट इज गिवन बाय v cos थीटा, इट इज गिवन बाय व्हाट? v cos थीटा। सो बोलो अभी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो तो है ही ना, पर बोलो यहाँ पे मोमेंटम को हम लोग क्या लेंगे? mv cos थीटा बराबर है जो टर्निंग इफेक्ट देने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? बोलो ये mv cos थीटा का लाइन ऑफ एक्शन ये है ना, जो कंपोनेंट टर्निंग इफेक्ट दे रहा है, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो बोलो आप क्या करोगे यार, अभी अगर आपने v को रिजोल्व कर दिया तो r तो वैसे ही रह जाएगा ना। सो mv cos थीटा इनटू r, mv cos थीटा इनटू r, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? सो अभी नेक्स्ट इज ये हो गया mv cos थीटा इनटू r। मुझे ये r के वैल्यू में इंटरेस्ट है, ध्यान से सुनना। अभी क्या होगा देखो, मान लो मैं यहां से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं इसके ऊपर, ऐसा आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर हियर लाइक दिस। बोलो अगर ये परपेंडिकुलर है, इफ दिस इज परपेंडिकुलर, सो बोलो ये क्या है? थीटा, ये क्या है? a, तो ये क्या होगा? a sin थीटा ना, ऑपोजिट साइड वाला a sin थीटा। बोलो ये क्या होगा? a cos थीटा। ये ट्रायंगल देखो ना यार, और बोलो इसमें ये क्या है? थीटा, ये क्या है? 90, ये क्या है? थीटा, ये क्या है? 90, तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। बोलो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। बोलो ये भी क्या होगा? 90। सो कहना ऐसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सो अगर ये a cos थीटा तो ये भी क्या होगा? a cos थीटा। अरे यार समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को, एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ये दोनों ट्रायंगल कैसा है? सिमिलर है। सो अगर ये a cos थीटा तो ये भी क्या होगा? a cos थीटा। निकाल लो ना, वही आएगा। सो दिस इज a cos थीटा, a cos थीटा। बोलो r का वैल्यू कितना है? 2a cos थीटा। क्या बोलते हो? बराबर है। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर, कैन आई से दिस इज r इज 2a cos थीटा। यस और नो? इट इज 2a cos थीटा। ये ऐसा होगा। सो mv cos थीटा इंटू 2a cos थीटा, ये इस तरीके से होगा। सो कैन आई से नाउ दिस बिकम्स, ये क्या हो जाएगा? 2a mv cos स्क्वायर थीटा। यस और नो? सो नाउ नेक्स्ट इज, बोलो अभी यहां पे अगर मैंने ऐसा लिख दिया इसको, a mv को ऐसे रहने दिया 2 cos स्क्वायर थीटा। सो नाउ क्लास ये हो जाएगा a mv। बोलो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा, इट इज 1 प्लस cos 2 थीटा। तो बोलो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा। बोलो m का वैल्यू तो हमको 1 kg दिया है, मास को हमको चलो 1 kg दिया नहीं, बट ऑप्शन में m का वैल्यू 1 लिए। सो 1 kg ले लो इसको। सो देखो आपका आंसर क्या आएगा? दिस विल वी ए 1 प्लस cos 2 थीटा। ये होगा इसका फाइनल आंसर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है क्लास। अगर आपको एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आता है तो क्लिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। या तो आप आर को रिजोल्व करें या तो आप वी को रिजोल्व करें। यहाँ पे हमने किसको रिजोल्व किया? वी को। और कौन सा कंपोनेंट टर्निंग इफेक्ट दे रहा है? वी cos थीटा। इसके लिए ऐसा होगा ये। दिस विल बी द थिंग। आई होप you are clear with this question. Next is class question number 15. Question number 15 says the moment of inertia of a thin uniform rod of length 2 meter and mass 2 kg about an axis passing through one end and making an angle of 60 degree with its length. So class सबसे पहले तो एक thin uniform rod है, and for this thin uniform rod the axis is passing through one end. So या तो यहाँ से पास होगा या तो यहाँ से, and next दिया है कि it is making an angle of 60 degree with its length. सो अभी जो एक्सिस है वैसा सीधा नहीं है, वैसा टिल्टेड है, सच दैट इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद इट्स लेंथ। तो ऐसा कुछ है, ऐसा मान लो कुछ ऐसा एक्सिस है लाइक दिस, ऐसा कंसिडर कर लिया हमने कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है।
लाइक दिस। तो ये एंगल कितना है, विद इट्स लेंथ कितना है 60 डिग्री, ऐसा कुछ दिया हुआ है हमको इन्फॉर्मेशन, बराबर है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा है, टिल्टेड है। तो अभी इसके लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? बोलो नॉर्मली जब वन एंड से एक्सेस पास होता है, सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml²/3, बराबर है। फॉर अ थिन यूनिफॉर्म रॉड फॉर एन एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml²/3, बराबर है। सो दिस विल बी ml²/3। बट ये कभी जब ये सीधा होगा ऐसा परपेंडिकुलर टू द रॉड ना, पर अभी ये ऐसा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अब क्लास जब हमने ये चैप्टर सीखा था फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में, सो जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किया था, मैंने आपको कहा था ना कि हम हर एक पार्टिकल का जो डिस्टेंस लेते हैं, फॉर एवरी पर्टिकुलर पार्टिकल द डिस्टेंस विच वी कंसिडर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता है एक्सेस ऑफ रोटेशन से, वो हमेशा कैसे होता है? परपेंडिकुलर। सो देखो यहाँ पे भी मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ कि मान लो ये एक्सेस को मैंने थोड़ा सा और एक्सटेंड किया ऐसा, यहाँ पे मैं इसको ऐसा एक्सटेंड कर रहा हूँ लाइक दिस। इफ आई एक्सटेंड दिस लाइक दिस, ये ऐसा एक्सटेंड कर दिया मैंने इसको। सो कैन आई से अगर ये एंड पॉइंट से ये एंड पॉइंट पे पार्टिकल है, वो एंड पॉइंट के पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कैसे लूंगा? कैन आई से इट विल बी लाइक दिस, ऐसे शो करूंगा मैं उसको, समथिंग लाइक दिस, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे होगा ना, लाइक दिस, दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है आपको? अरे आप यहाँ से लो, यहाँ से लो, जहाँ से भी ले रहे हो वैसे ले सकते हो ना। सो कैन आई से ये क्या बन जाएगा? आप यहाँ से भी ले सकते हो, नॉट एन इशू। सो बोले ये क्या होगा? दिस विल बी 90 ना, बराबर है। और बोले ये क्या है? एल है। सो बोले ये क्या होगा? एल साइन थीटा। वैसे मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल का लिया है, कैन आई से दूसरे पार्टिकल का ऐसा होगा लाइक दिस, ऐसा होगा। फिर नेक्स्ट पार्टिकल का ऐसा कुछ होगा, फिर उसके नेक्स्ट पार्टिकल का ऐसा कुछ होगा लाइक दिस ना। सो ये सब क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऐसा। दिस ऑल आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइक दिस। फिर हम जब इसको डिराइव वगैरह करते हैं, एक्चुअल में इसका डेरिवेशन वगैरह भी है, वो डेरिवेशन पे हम नहीं जा रहे। सो आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा टिल्टेड होगा, जब भी एक एक्सेस कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ द रॉड, सो आप जो एल लोगे, एल, इसको ले लो एल डैश, दैट पर्टिकुलर एल डैश विल ऑलवेज बी इक्वल टू एल साइन थीटा। अरे आप बोल सकते हो सर यहाँ से इसका एल साइन थीटा, फिर इसका तो चेंज हो सकता है, इसका भी चेंज हो सकता है, इसका भी चेंज हो सकता है ना, कि ये तो अलग छोटा ट्राइंगल हो गया, फिर ये अलग ट्राइंगल हो गया, फिर ये अलग ट्राइंगल हो गया। हाँ, वो सब डेरिवेशन में फिर सारे पार्टिकल्स को मिला के फिर उसको सॉल्व करके वो इंटीग्रेट वगैरह करके ये फॉर्मूला आता है कि एल डैश किसके इक्वल होता है? एल साइन थीटा। सो दिस बिकम्स व्हाट? एम इंटू एल साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 3। सो ये होगा एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 3। सो देखो फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला ये बनता है ना, बोलो ये क्या होगा? दिस इज कैन आई से ये हो जाएगा आई डैश, इसको ले लिया मैंने आई डैश, बराबर है। ये एम एल डैश तो आई डैश, तो बोलो आई डैश का फॉर्मूला क्या बनता है? इट इज आई साइन स्क्वायर थीटा, इट इज आई साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाता है फॉर्मूला, बराबर है। सो बोले आई डैश क्या हो जाएगा? दिस विल बी एम कितना दिया है 2, एल कितना दिया है 2 का स्क्वायर साइन 60 का स्क्वायर अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 इंटू साइन 60 रूट 3/2, तो दिस विल बी 3/4 अपॉन 3, ये गया। बोले कितना हो जाएगा? कैन आई से दिस 3 इज गॉन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 2 kg/m²। समझ में आ रहा है क्लास? तो ये फॉर्मूला याद रखो, जब भी टिल्ट होगा तो ये फॉर्मूला होगा आई डैश एस आई साइन स्क्वायर थीटा। सो आई होप क्लास ये जो भी हमने डिस्कशन किया है इट इज़ ऑल वेरी मच क्लियर विथ यू फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ये होगा ऐसा क्वेश्चन नंबर 15 लाइक दिस। समझ में आ रहा है क्लास? सो दिस विल बी लाइक दिस। आई होप दिस इज क्लियर विथ यू। नाउ क्लास मूविंग ऑन टू द लास्ट टाइप,
दैट इज टाइप 5, दैट इज सेंटर ऑफ मास 27, 28 एंड 29. अब क्लास इसमें से ना क्वेश्चन नंबर 28, 29 आपको होमवर्क है एंड दिस यू हैव टू डू. आई विल डू इट इन द जूम लेक्चर. मैं जूम लेक्चर में सॉल्व करूंगा. क्यों ऐसा? 28, 29, 27 ये सब आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है इन सेंटर ऑफ मास. आपने हर एक क्वेश्चन ऐसा किया है सेंटर ऑफ मास का. आप ट्राई करो, आपको आएगा, डेफिनेटली आएगा. नहीं आया सो एनीवेज आई विल सॉल्व इट इन जूम लेक्चर, बट आई वांट यू टू ट्राई. क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29. 27 एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ. 28, 29 जो टाइप का क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपने किया हुआ है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे ऑफ सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास पूरा आपने सीख लिया है 11th में, वही है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे. इट इज वन एंड द सेम, सिर्फ यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन. सो आई होप यू विल डू इट. 28, 29 इज होमवर्क. आई विल डू इट इन द जूम लेक्चर. टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 27. अब क्लास क्वेश्चन नंबर 27 सेज स्पीयर ए एंड स्पीयर बी ऑफ सेम मटेरियल. सो दोनों के लिए ये ए है, ये बी है, दोनों का मटेरियल सेम है ना, सेम मटेरियल. सो बोलो क्या सेम होगा? डेंसिटी ना. जब भी मटेरियल सेम होता है क्या सेम होता है? डेंसिटी. और बोलो यहाँ पे कौन सा डेंसिटी आएगा? वॉल्यूम डेंसिटी, बिकॉज क्या है ये? स्पीयर, 3D ऑब्जेक्ट, बराबर है. नेक्स्ट इज एंड रेडिया R1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. सो ये क्या है? R1. ये क्या है? R2. The center of mass of the system will be dash centimeter from the center of A. So ये दोनों सिस्टम का कोई ना कोई पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास होगा. वो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम A कितना है? मान लो ये A है, ये B है, ऐसा ले रहा हूँ ना. सो A से कितना है, B से कितना है, फाइंड आउट करना है. नाउ क्लास कैन आई से दिस इज 2 पॉइंट मास सिस्टम ना. सबसे पहले तो चलो मुझे इसका रेडियस पता है. सबसे पहले मैं इसका मास का रिलेशन फाइंड आउट कर लेता हूँ. क्या ऐसे डेंसिटी क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम. सो मास ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए इज मास ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ बी. तो ये कितना हो जाएगा? एम ए अपॉन 4/3 पाई R1 क्यूब एम बी अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब. दिस इज गॉन. सो बोला R1 R2 का रिलेशन कैसा है? दिस इज एम ए अपॉन ये कितना हो जाएगा? बोलो R1 और ये R2 का क्यूब है. सॉरी ये कितना है? R1 कितना है? 6 है और ये कितना है? 3 है. 6 का क्यूब, 3 का क्यूब. यस और नो? सो क्लास जब ये आप इसको सॉल्व करोगे ना, सो आप देखोगे कि यहाँ पे दिस विल बी, ये हो जाएगा 216, ये हो जाएगा 27. सो आप अगर इसको कैंसिल आउट करते हो ऐसा, दिस इज एम ए अपॉन 216 एंड दिस इज एम बी अपॉन दिस इज 27. so this is 1 za, this is 8 za. so ma is equal to, sorry, ma will be 8 mb. ma will be 8 mb. so बोलो मास ऑफ ए इज 8 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ बी ना. सो आपको पता है कि जिसका मास ज़्यादा होता है उसके टूवर्ड सेंटर ऑफ मास होता है ना, उसके नज़दीक सेंटर ऑफ मास होगा, और जिसका मास कम होता है उससे अवे होता है सेंटर ऑफ मास. सो कहना है से ए के क्लोज होगा सेंटर ऑफ मास और बी के अवे होगा सेंटर ऑफ मास. यस और नो? सो क्लास अभी अंडरस्टैंड करना. आगे क्या करेंगे हम लोग? हमको मास का रिलेशन पता है, रेडियस दिया हुआ है. व्हाट विल यू डू? जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये 2 पॉइंट सिस्टम होगा, 2 पॉइंट मास सिस्टम होगा. मतलब देखो अगर मैं इसका मास कॉन्सेंट्रेट करता हूं उसके सेंटर ऑफ मास पे, स्पीयर ए का मास कॉन्सेंट्रेट करता हूं उसके सेंटर ऑफ मास पे, स्पीयर बी का मास कॉन्सेंट्रेट करता हूं उसके सेंटर ऑफ मास पे, तो ऐसा कुछ मिलेगा मुझे. कहना ऐसे ये हो गया ऐसा ए, दिस इज ए एंड दिस इज व्हाट बी. ये 2 पॉइंट मास सिस्टम बन गया ना, 2 पॉइंट मास सिस्टम. इनके बीच का सेपरेशन कितना है? 9 सेंटीमीटर, बराबर है. बोलो अभी ये दोनों के लिए, दोनों स्पीयर्स के लिए उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा?
कैन ऐसे सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में लाई करेगा, सच दैट इट विल बी क्लोज टू ए एंड अवे फ्रॉम बी ना, क्योंकि ए का मास ज़्यादा है, बी का मास कम है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सेंटर ऑफ मास मान लो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है ऐसा, दिस इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे बाबा ये स्पीयर ए है, स्पीयर बी है, दोनों मिलके एक सिस्टम बन रहा है, वो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी यही लाइन के अलॉन्ग होगा ना। अगर इसका सेंटर ऑफ मास इधर है, इसका सेंटर ऑफ मास इधर है, तो यही लाइन के अलॉन्ग होगा इसका सेंटर ऑफ मास भी, बट कहीं बीच में होगा। ये आपने सीखा है 11th में। सो अभी ये ए है, ये बी है, ये उसके पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास है, हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। सो बोलो कैसे फाइंड आउट करते हैं? फिर हम लोग क्या लेते हैं, हम इसको अलॉन्ग एक्स वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं ना, एक्स एंड वाई एक्सिस, और हम इसको इस तरीके से सेट करें कि मान लो ये वाई एक्सिस है एंड ये एक्स एक्सिस है, बराबर है। कहीं पे भी ले सकते हो ना आप, एक्स वाई प्लेन को कहीं से भी ले सकते हो, कोई भी पॉइंट से पास कर सकते हो। सो मैंने इसको इस तरीके से पास किया कि ए को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, इस ओरिजिन। अरे यू नो दिस, ये अभी 2 पॉइंट, ये 2 मास सिस्टम बन गया ना, 2 पॉइंट मास सिस्टम, जिसके बीच में क्या लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास अलोंग द सेम लाइन है सब। सो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? बोला आप क्या करते हो, आप एक्स और वाई एक्सिस को एज्यूम करते हो और आप ये तीनों पॉइंट में से कहीं पे भी ओरिजिन कंसीडर करते हो। याद आ रहा है? सो यू कंसीडर एक्स एंड वाई एक्सिस कहीं पे भी आर्बिट्ररी, और आप ओरिजिन कोई भी पॉइंट पे लेते हो। मैंने पॉइंट ए पे ओरिजिन लिया है। सो बोलो अगर पॉइंट ए पे ओरिजिन लिया है, सो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 0 0। बोलो इसका कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, 9 0। इसका कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू। देखो मैंने इसको पूरा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया है, मैंने वाई एक्सिस को इन्वॉल्व ही नहीं किया है, क्योंकि मुझे डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम ए ना, एंड डिस्टेंस फ्रॉम ए इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो मुझे एक ही एक्सिस का जरूरत है। सो मैंने पूरे सिस्टम को किसके अलॉन्ग लिया है, एक एक्सिस, और हम तीनों पॉइंट में से एक पॉइंट को ओरिजिन पे लेते ना। बोलो मैंने क्या किया, एक को ओरिजिन पे लिया है। सो इस तरीके से आ रहा है। बोलो फिर आप कैसे फाइंड आउट करते हो सेंटर ऑफ मास को, सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस को? सो बोलो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ऑफ सी एम इज m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। यस और नो? सो बोलो ये किसके लिए, दिस इज ma इंटू x1। बोलो x1 ये ma होगा ना यहाँ पे, और mb, x1 x2 क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। बोलो ma खुद ओरिजिन पे है, सो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या है, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 0, प्लस mb। बोलो उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 9 अपॉन ma प्लस mb। सो बोलो कितना हो जाएगा, ये mb, और ये भी कितना हो जाएगा, 9 mb। जब सब्स्टिट्यूट करोगे आप, सो ये गया, ये भी गया। सो बोलो एक्स ऑफ सी एम कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कहाँ से, ए से ना, क्योंकि मैंने ओरिजिन क्या लिया है, ए, बराबर है। सो ये इसका आंसर होगा। सो दैट इज ऑप्शन ए। आई होप क्लास ये आपको पता है कैसे करते हैं 2 पॉइंट मास सिस्टम को। बोलो ये मैंने ऐसा कंसिडर किया, फिर हम लोग एक्स एंड वाई एक्सिस को एज्यूम करते हैं, कहीं से भी उसका ओरिजिन कोई भी पॉइंट से ले सकता है, हम उसको ऐसा एज्यूम करके ऐसा सॉल्व करते हैं, एंड दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द वे वी सॉल्व। दिस हैज बीन डन इन 11th स्टैंडर्ड, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। 28-29 इज होमवर्क फॉर यू, एंड वो आप कर लेना, हम लोग जूम में डिस्कस करेंगे 28-29। बट आई होप ये आपको पता है। सो ये कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है विच इज़ फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड, और इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सो आई होप क्लास ये जो भी हमने डिस्कस किया अबाउट सेंटर ऑफ मास, दिस इज क्लियर विथ यू, एंड विथ दिस वी कंप्लीट ऑल द MCQs ऑफ लेवल 2 क्लास वर्क। 28-29 इज होमवर्क, विल डू इट टुगेदर इन जूम वंस यू सॉल्व इट। सो चलो इसके साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। वी कंप्लीट द चैप्टर, सी यू इन द जूम लेक्चर। चलो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।